In Islamic Okay, ma'am. law, the concept of marriage is that the marriage is a civil contract. Contract of marriage is defined as it is a religious contract between a man and a woman, the object of which is the legalization of a sexual intercourse, procreation or reproduction, legitimization of a child, children's, and regulation of the social life. यानी मैरिज जो है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमारे मजहब ने हमें प्रोवाइड किया है, लेकिन एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है ये। और इसका जो मकसद है या इसके जो पर्पस है, वो इसका पर्पस सिर्फ यही है। इसके तीन बेसिक जो है वो जो पर्पस है, सबसे पहले तो ये आ जाता है कि जनाब जो रिलेशनशिप है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उसको लीगल जो है वो लीगलाइज किया जाए। और नेक्स्ट उसका जो है वो ये है कि अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आता है या कोई जो है क्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड होती है या कोई, तो वो बच्चा जो है लीगलाइज हो, लेजिटिमाइज हो, उसको फादर का नेम मिले, मदर का नेम मिले। और थर्ड उसका जो मेन पर्पस है वो है कि रेगुलेशन ऑफ अ सोशल लाइफ, यानी सोशल लाइफ यानी दुनिया के अंदर जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ हो तो देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? देयर आर सेवरल ट्रेडिशंस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच एज नंबर 1, मैरिज is my sunnat, and he is not among us who does not solemnize, celebrate, venerate it। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरी सुन्नत है और जिसने इस पे अमल ना किया वो हम में से नहीं। नंबर 2, मैरिज कंप्लीट कन्विक्शन और द फेथ, यानी ईमान को मुकम्मल करती है। आप देखें जब कुरान पाक को आप पढ़ते हैं उसके अंदर जो आधे से ज्यादा जो मतलब है कि एक तो इबादत से रिलेटेड बात हो गई, उसके बाद आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड बात होती है कुरान पाक में, जिसमें आपको हिदायत दी जाती है आपने ऐसे करना है ऐसे करना है। तो आप देखें कि दीन के अंदर जितनी भी ज्यादा जो है वो डिफाइन किया गया है सोशल लाइफ को, उसके अंदर जो है मैरिज की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी गई है। ठीक है, तो ये तकरीबन दीन को मुकम्मल करती है। इस तरह से दीन को मुकम्मल करती है कि जनाब जो जराइम है उन जराइम को भी रोकती है। इंसान जो है वो एक सीधे राह पे चलने शुरू हो जाता है। Whoever may pay dower must solemnize the marriage, यानी जो भी शख्स अगर हक में अदा करने की इस्तेदाद रखता है तो उसे चाहिए कि वो जरूर शादी करे। The above traditions prove that the contract of marriage is inobligatory, यानी ये एक जो है obligatory terms में आ जाता है। जब इतनी दफा अहादीस में इस बात पे जोर दिया गया है तो ये एक बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है चीज। उसके बाद जनाब इसके अंदर क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो इसको वैलिडेट करते हैं। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। अ वैलिड मैरिज कैन नॉट सॉलेमनाइज विदाउट फॉलोइंग एसेंशियल्स। क्या क्या चीजें उसमें होना जरूरी है? देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सबसे पहली चीज आपके पास क्या आती है? ऑफर। ऑफर के बगैर जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट जब भी कभी स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहला स्टेप होता है ऑफर, या जिसे हम इजाब कहते हैं, अरबिक वर्ड। जब वो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलती है तो उसे हम कहते हैं कबूल। टू मुस्लिम विटनेसेस मींस जब इजाब और कबूल हो, यानी जब ऑफर और एक्सेप्टेंस का मरहला हो, उसको कोई ना कोई गवाह जरूर उसका होना चाहिए। देयर मस्ट बी टू मुस्लिम विटनेसेस। ठीक है, सैनिटी, रुश्द। सैनिटी का मतलब है अकल का होना, यानी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा शख्स जिसे मालूम ही नहीं है कि वो मैरिज कर रहा है या मैरिज है क्या चीज या उसकी अहमियत क्या है, तो उसका जो निकाह होगा वो किस तरह इजाब कबूल होगा फिर। तो सैनिटी इज इम्पोर्टेंट थिंग। नंबर 5, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक तो प्यूबर्टी की एज को पहुंचे हुए हो लेडी और मैन जो है दोनों। नो लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटीज में देखें जहां पर प्रोहिबिशंस हैं, तो प्रोहिबिटेड डिग्री नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, और किसी किस्म की जो है वो कानूनी तौर पर कोई भी बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों चीजें जो होंगी इजाब और कबूल, ये नहीं कि इजाब तो आज ऑफर आज हो रही है 10 दिन के बाद उसकी एक्सेप्टेंस आ रही है, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों चीजें एक ही मीटिंग में होना जरूरी है। ठीक है,
ये 7 चीजें हैं। देयर आर द 7 एसेंशियल्स ऑफ अ मैरिज, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज को वैलिडेट करने के लिए ये 7 चीजों का जो है वो होना बहुत जरूरी है। According to Malki and the Shafi school, contract of marriage is made only through guardian. No one directly may solemnize, celebrate marriage. अब यहाँ पर आ जाता है कि जनाब जो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स है डिफरेंट, उन्होंने वहां पर क्या क्या चीजें जो है वो की हुई हैं, जो ऐड की हुई हैं। अच्छा, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं जरा जरूरी बात है। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे कि जनाब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में फिर यह है कि डिफरेंट कंडीशंस रखी हुई है। जैसे मालकी और शाफी स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह है कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज जो होगा वो थ्रू गार्जियन होगा, यानी अगर गार्जियन नहीं है तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जबकि जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है उसका कहना यह है, उनका जो डिसीजन है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुख्तलिफ वाकयात हुए जिनकी रोशनी में आजकल के कवानीन बने हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये आपको बता लेती हूँ, फिर उसके बाद। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल एनी वाइज एंड एडल्ट मे गिव हिज कंसेंट, यानी हनफी स्कूल ऑफ थॉट का कहना ये है कि ये अगर कोई शख्स आकिल और बालिग है तो वो अपनी कंसेंट या इजाब को कबूल कर सकता है और उसको किसी गार्जियन की जरूरत नहीं है। जब कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है, जब कोई भी शख्स अपनी फायदे और नुकसान के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, देन ही कैन आल्सो सोलेमनाइज अ मैरिज। अच्छा, शिया लॉ क्या कहता है? शिया लॉ डज नॉट फॉलो द कंडीशन ऑफ विटनेसेस, हाउएवर दे डिमांड विटनेसेस एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। अच्छा, शिया लॉ के अंदर ये है कि वहाँ गार्जियन वाली शर्त तो उन्होंने जो है वो रखी है कि जनाब जो गार्जियन, तो उनके यहाँ तो जो गार्जियन की जो शर्त है वो इस तरह से है कि जो काजी है, यानी जो सोलेमनाइज कर रहे होंगे निकाह, वो एज अ गार्जियन जो है इजाब को कबूल, यानी लेडी की तरफ से भी उसका काजी होगा, यानी काजी यानी जो वकील होगा, या जिसे हम कहते हैं कि जिसे मौलवी भी कहते हैं, ठीक है, वो भी वो करेगा, और जेंट्स की तरफ से भी उसका अपना एक जो है वो काजी होगा, या जिसे हम कहते हैं मौलवी भी कहते हैं, वो जो है वो करेगा, सोलेमनाइज करेंगे दोनों निकाह में। हाँ, शिया लॉ के अंदर कहते हैं कि जनाब डिवोर्स के टाइम पे अगर जब तक विटनेसेस नहीं होंगे तो वो डिवोर्स एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उनके यहाँ इस तरह की शर्त है। अच्छा, अब हु में बी द गार्जियन, गार्जियन के लिए क्या शर्त है कि कौन होगा गार्जियन इसके अंदर, ठीक है। हु में बी द गार्जियन इन मालिकी स्कूल, ओनली फादर इज अ गार्जियन। इन शिया स्कूल, father is a guardian, father and the grandfather are admissible. According to Hanafi school, male relative within prohibited degree impediment may be guardian. अच्छा, गार्जियन हनफी स्कूल में भी हो सकता है, लेकिन इन द केस ऑफ माइनर या इन द केस ऑफ इंसेन पर्सन, यानी जो अगर कोई पागल है या उसका रुश्द नहीं है, उसमें अकल नहीं है, तो उसके ब्याह पर कोई गार्जियन हो सकता है, जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री में उसका होना जरूरी है। और जो है इन केस ऑफ एडल्ट एंड सेन पर्सन देयर इज नो नीड ऑफ गार्जियन अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, अब ये चीज आ गई ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जो ये आगे की बात, इसको बाद में पढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अगर माइनर्स की जो है वो मैरिज हो जाती है, जब वो प्यूबर्टी को अटेन करते हैं, यानी जब वो बड़े हो जाते हैं, तो अब क्या वो अपनी शादी से जान छुड़ा सकते हैं? नहीं, यानी अगर वो उसे नहीं मानते हैं या उनके लिए उनको वो बात सही नहीं लगती है जो गार्जियंस ने उनके बिहाफ पर की है, तो उसके लिए ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी आ जाता है। अच्छा, हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट का कहना ये है कि जनाब देयर इज नो नीड ऑफ गार्जियन, ठीक है। अच्छा, उसके लिए क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कभी कोई आकिल और बालिग लड़का और लड़की आए और उन्होंने आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए कहा कि जनाब हम आपस में शादी करना चाहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
उनका निकाह करवा दिया अपने टाइम। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपने फादर को ले आए, आप अपने फला को ले आए, फला को ले आए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इवन अगर किसी लड़की के लिए कोई रिश्ता आया, एक बहुत ही मशहूर वाकया भी है, एक बहुत वाकया मुझे उसके अंदर जो है ना बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें उस शख्स ने पूरी जिंदगी वो कहता रहा कि मुझे एक लेडी जो है वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस लेडी ने रिफ्यूज कर दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ से रिश्ता लेके जाते रहे, लेकिन क्योंकि लेडी की कंसेंट नहीं थी तो रसूल पाक ने फरमाया कि ये शादी नहीं हो सकती जब तक कि लेडी की कंसेंट ना हो। उस औरत की किसी और के साथ शादी हो गई, फिर उसको वहां उसके हस्बैंड की जब वहां से डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी रसूल पाक ने प्रपोजल दिया, लेकिन उस लेडी ने सारी जिंदगी उस बंदे से शादी नहीं की, तो रसूल पाक ने शादी नहीं करवाई। तो आप देखिए कि इन तमाम चीजों से ये साबित होता है कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी गार्जियन। जब कभी कोई आकिल है, बालिग है, तो वो अपने ब्याह पर खुद भी इजाब व कबूल कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी क्या चीज है? ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी ये चीज है कि व्हेन मैम एवर, जी जी, मैम जैसा कि मलकी और शाफी कहते हैं कि थ्रो गार्जियन होगा, और आपने बताया कि गार्जियन सिर्फ और सिर्फ उसके मुताबिक, मलकी के मुताबिक फादर है, तो अगर फादर या ग्रैंडफादर नहीं है तो फिर वो कैसे करते हैं? फिर वो उसके अंदर जो है वो मैंने आपको बताया ना कि उसके अंदर जो गार्जियन की जो ड्यूटी परफॉर्म करेगा, वो जैसा कि जो प्रोहिबिटेड डिग्री में आएगा। प्रोहिबिटेड डिग्री में कौन से लोग आते हैं? जिनके साथ शादी करना हराम डिक्लेयर हुआ हुआ है, यानी कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं। जैसा यानी कि, 6 लोग। हाँ, जैसा कि भाई हो सकता है, बड़ा भाई है, या अगर बड़ा भाई नहीं है तो चाचा हो सकता है, या मामू हो सकते हैं, या फिर जो है वो ग्रैंडफादर भी, जैसे पैटर्नल भी हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है। अगर सारी दुनिया मर जाए, कोई भी नहीं हो, तो फिर वो कहते हैं कि जनाब वो जो है काजी, या फिर वो उसके जो है वो किसी भी बड़े को ला सकता है अपने घर के। अदरवाइज जो है वो सही। क्या होगा कि जो प्रोहिबिटेड डिग्री में रिश्ते आते हैं वो बीइंग अ गार्जियन आ सकते हैं। अच्छा, हनीफी स्कूल ऑफ थॉट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हनीफी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर यह है कि जनाब अगर कोई इंसेन है या कोई माइनर है तो उसको गार्जियन की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर कोई बंदा आकिल और बालिग है तो उसको गार्जियन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यस क्लियर मैम, हुआ? थैंक यू। ओके। अच्छा, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जनाब ये चीज है कि अगर किसी माइनर या इंसेन पर्सन की जो है वो शादी कर दी जाती है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बाय देयर ग्रैंडफादर्स या बाय देयर गार्जियंस रिस्पेक्टिवली, तो व्हेन एवर दे अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि देखें हमारे यहाँ माइनर्स के जो निकाह की बात है, जैसे हजरत बीबी आयशा को भी माइनर एज के अंदर रसूल पाक के निकाह में दिया गया था, तो ये तो एक बिल्कुल रसूल पाक की जिंदगी से ही मिसाल मौजूद है। तो माइनर का निकाह हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनके पास क्या होगा कि अगर वो उस निकाह को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, या दे फील दैट दिस निकाह इज नॉट प्रॉपर, या फिर उस बंदे को दे डोंट लाइक दैट पर्सन जिसके साथ उनका निकाह कर दिया गया है, तो उनके पास ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है। व्हेन एवर दे अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी दे कैन नलीफाई देयर निकाह। क्या है कि अब देखिए, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज गिवन टू माइनर व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी व्हिच इज in this case 18 years according to Hanafi school, if father or a guardian or grandfather decides the marriage। अब हम आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट पे, ठीक है, of minor, then option of puberty is not granted to the minor after the attained age of majority। यानी जैसे अभी हमने देखा कि क्या कह रहा है कि ग्रैंडफादर डिसाइड्स द मैरिज। अगर हनफी स्कूल के अंदर कहा गया है कि अगर वालिद या फिर दादा की तरफ से अगर ये मैरिज के अंदर दिया गया है, तो फिर क्या है कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज नॉट ग्रांटेड टू द माइनर आफ्टर द अटेन एज ऑफ मेजॉरिटी 18 years। इमाम यूसुफ परमिट ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इन एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। अब हजरत इमाम यूसुफ जो थे, जिनका जो है वो शाफी स्कूल ऑफ थॉट है, वैसे जो अभी हमारे पास लॉ मौजूद है, तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो है वो तो सबके लिए है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि फला हनफी स्कूल ऑफ थॉट से है तो वो नहीं कर सकता। तो हजरत इमाम यूसुफ ने जो है वो कहा है
The option of puberty in any circumstances could be granted to anyone, any Muslim. अच्छा, उसमें लेडी और मेल दोनों के लिए है ये. According to prevailing law of land, Dissolution of Muslim Marriages Act, option of puberty is given to every person upon the attaining of age of majority. 2 years are given to the person concerned to decide whether he wants to accept the marriage of minority or not. यानी 2 साल का टाइम है. जैसे ही प्यूबर्टी अटेन की उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में जाना है, अदरवाइज नहीं जा सकते. 2 साल बहुत टाइम है. 2 साल तक इंसान बहुत अच्छी तरह सोच समझ के कोई भी डिसीजन ले सकता है. तो लॉ ऑफ लैंड या डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट के मुताबिक तो ये लॉ, ये जो राइट है ये सबको दिया हुआ है. और वैसे भी सबके पास ये राइट है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ कि वो जब चाहे, अगर माइनर एज के अंदर उसके ब्याह पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं तो वो उसको नलीफाई कर सकते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है जी. जैसे ही उसकी नॉलेज के अंदर आ जाती है मैरिज, तो उसके आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, तो उसके बाद उसके पास टाइम है कि वो 2 साल तक सोच ले और समझ ले और उसके बाद डिसीजन ले. अच्छा जी, हम कहाँ थे यहाँ. बट इफ the marriage of minor comes into his knowledge late after the attaining the age of majority, then the period of 2 years of option of puberty will start from the date of such knowledge. Period for the option of puberty in the opinion of some jurists is 3 years. 3 साल तक भी प्रिजम्पशन है कि आ सकता है बंदा. और अगर उसको जो है मिसाल के तौर पर नॉलेज ही देर से मिलती है, तो वो जो टाइम स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज स्टार्ट होगा ना. When contract of marriage is confirmed, when female demands her dower and male paid, marriage confirms. If female receives her dower but later on she tries to annul the contract of marriage, then rule of estoppel applies. अब क्या है कि एक लेडी जब उसने जो है वो प्यूबर्टी की एज जो है वो पहुंची और उसने अपना डोवर रिसीव कर लिया, तो उसके बाद मैरिज कंफर्म हो जाती है. उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहे कि जनाब मैं अब अपनी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ या दिस दैट. फिर उसके ऊपर एस्टोपेल आ जाता है. वंस शी हैज एक्सेप्टेड द मैरिज, शी हैज एक्सेप्टेड द डोअर अमाउंट, नाउ मैरिज बिकम्स कंफर्म. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. It should be with the consent of the both male and female. In case where court appoints the guardian who may be third person apart from the blood relative, the court grant permission to the contract of marriage keeping in view of the interest of minor. Age of the majority remains 18 years for the purpose of marriage. जब अगर कोई ब्लड रिलेशन नहीं है मौजूद, तो उनकी गैर मौजूद में थर्ड पर्सन को जो है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट नहीं होगा. फिर उसके लिए प्यूबर्टी की एज का वेट किया जाएगा, इंतजार किया जाएगा. जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता उसका कोई भी निकाह नहीं किया जा सकता किसी भी थर्ड पर्सन की तरफ से, जब तक कि ब्लड रिलेशन मौजूद ना हो. अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में ब्लड रिलेशंस मौजूद है तभी ये जो है वो किसी माइनर को जो है वो दिया जा सकता है, अदरवाइज जो है वो उसका निकाह नहीं परफॉर्म कर सकते. अच्छा जी, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी रहेगा. क्या ख्याल है, आप लोगों को समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम. बच्चे आप लोग सारे सो वो तो नहीं गए ना? नो मैम, जाग रहे मैम. अच्छा, पक्की बात है. जी अच्छा, मैम. चले फिर मेरे ख्याल में जितना हमने लीजिए. मैम, ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी और डिवोर्स में क्या फर्क है? ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में देखें, बात ये है कि जो आपका निकाह एग्जिस्ट कर रहा है, जैसा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, हम अगर उसको नलीफाई कर देते हैं यानी उसके एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देते हैं, यानी वो हुआ ही नहीं, खत्म, ऐसा जैसा कि उसको कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसा कि इसको कहेंगे हम कि डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ ही नहीं, उसको हम कहेंगे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी. यानी बंदे की उम्र जैसे ही प्यूबर्टी की एज को बंदा पहुंचता है तो वो उस रिश्ते को खत्म कर देता है, यानी उस रिश्ते का वजूद ही नहीं रहता. लेकिन डाइवोर्स एक अलग चीज है. डाइवोर्स होगी उस सूरत में व्हेन एवर एनी रिलेशन एग्जिस्ट, यानी जब कभी भी निकाह होगा तभी डाइवोर्स होगा.
जब हम निकाह के वजूद को खत्म कर रहे होंगे, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी उसे कहते हैं कि जब आप निकाह के वजूद को ही बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि निकाह जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना, और वाइफ और हस्बैंड के दरमियान कोई रिलेशन डेवलप ही नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है ऑफ प्यूबर्टी। और डाइवोर्स क्या है? डाइवोर्स तो आपकी जो है वो क्या चीज है कि डाइवोर्स आपकी जब कोई रिश्ता होगा तो उसको खत्म करने की भी बात होगी ना। डाइवोर्स यस व्हेन मैम। एवर निकाह जब होगा, जब समझ लें कि निकाह लीगलाइज हो गया, तो उसके बाद में फिर जो है वो फिर उसके अंदर उसकी लीगल जो है वो टर्म्स अप्लाई हो जाते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर वाइफ और हस्बैंड के दरमियान मैरिज एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर आधा जो है नहीं बल्कि पूरा डोवर देना होगा, और अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो फिर आधा डोवर देना होगा, फिर जाकर के डाइवोर्स होगी, ठीक है ना। तो उसके मैम दरमियान चाहे वो एक दिन के लिए भी रहे वो लेडी अगर किसी शख्स के निकाह में, तो वो निकाह कहलाएगा कि जनाब निकाह हुआ, उसके बाद निकाह ब्रेक हुआ, ठीक है ना। और जब कभी अगर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी होगी तो फिर क्या होगा कि निकाह होगा ही नहीं, निकाह खत्म हो जाएगा। समझ आई बात? अच्छा, जी सही जी। माना ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी से पहले फिजिकल जो रिलेशन नहीं बन सकते। नहीं, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी नहीं अप्लाई होगा। अगर फिजिकल रिलेशन हो गया तो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। वो तो सही, अब एग्जीक्यूट समझ। वो तो एग्जीक्यूट हो गया ना फिर निकाह, वो तो एक्सेप्टेंस आ गई जी जी, फिर, अब समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, यस और मैम, अब थैंक यू। नहीं नहीं, किसी को और कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछ ले, ये वाला टॉपिक फिर हम वाइंड अप कर लेंगे ना, अगर आपको इसमें से कुछ मैम जी जी पूछें। मैम ऑफर और एक्सेप्टेंस एक ही टाइम ना अगर नहीं होते, एक्सेप्टेंस फॉर एग्जांपल ताखिर हो जाती है, तो फिर क्या वो रिश्ता नहीं हो नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो देखें ऐसा होता है कि जब कभी हम निकाह के लिए जो है निकाह एग्जीक्यूट होता है, उस वक्त क्या होता है कि ऑफर एक्सेप्टेंस, ये जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने वाली ऑफर एक्सेप्टेंस होगी, यानी जैसे कि निकाह को परफॉर्म करने वाली ऑफर एक्सेप्टेंस होगी, वो एक ही मीटिंग के अंदर होगी। अच्छा, उससे पहले रिश्ता तो भेज दिया जाता है, आपको भी मालूम है, हम सब जानते हैं कि पहले से ही सारी चीजें जो है वो डिसाइड हो जाती हैं। फिर निकाह के लिए मौलवी साहब को बुलाया जाता है, फिर एक निकाह को एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छा, अब निकाह एग्जीक्यूट करने के टाइम पर अगर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो निकाह नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जिस टाइम पे एक्सेप्टेंस का कोई अगर बन जाता है, फिर नए सिरे से ऑफर एक्सेप्टेंस स्टार्ट होगी ना, फिर वो नए सिरे से पूरा का हाँ पूरा निकाह परफॉर्म ही शुरू से किया जाए। सही में। अच्छा असल इन में ये और अच्छा, निकाह के टाइम का जी हाँ, ये निकाह की बात हम कर रहे हैं ना, वो रिश्ते वाली बात हम नहीं ना कर है। रहे हैं। हम रिश्ता, वो तो पहले हम रिश्ता भेजते हैं जनाब, ऑफर करते हैं, फिर हमें पता चलता है वहां से जी एक्सेप्टेंस आई है नहीं आई है, फिर उसके बाद हम एग्जीक्यूट करने के लिए बैठते हैं निकाह को। जैसा कि हम शादी हो रही होती है तो उसको सारी दुनिया बुला ली जाती है, फिर उसके उनके सामने डिक्लेयर किया जाता है कि जनाब ये दोनों वाइफ और हस्बैंड है, आज के बाद इनका रिलेशन है आपस में। और सोशल जो एक जो ताल्लुक है वो फिर कायम होता है, फिर वो दोनों वाइफ और हस्बैंड की हैसियत से जो है वो सारी दुनिया के अंदर जाने पहचाने जाते हैं। तो उससे पहले क्या ओके, होता है कि ये थैंक यू। सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ निकाह अगर जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं आती तो फिर वो निकाह एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। थैंक यू। ठीक है, अच्छा, अगर वो इंसेन वाला क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक लाइन के अंदर मैं दोबारा बता देती हूँ कि इंसेनिटी और सैनिटी ये दो चीजें हैं। इंसेन का मतलब है वो शख्स जो अकिल ना हो, और सेन कहते हैं जिसके अंदर अकल हो, रुश्द हो, जिसको अकल यानी अपने अच्छे बुरे की समझ हो, उसे हम सेन या अकिल कहते हैं, ठीक है जी। सैनिटी का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब आपको समझ आ गई है, ये टॉपिक हम खत्म करें यहाँ पर आज, या किसी को कुछ ना आया हो समझ तो भले आप बेशक पूछ लें। मैम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज कंफर्म्ड, उसका थोड़ा ओवरव्यू दे दे। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज का क्या ओवरव्यू, मतलब समझ नहीं आई मुझे बात। मैम ये जो लास्ट में पांच पैराग्राफ पढ़ियो ना, उन्हें यो थोड़ा ओवरव्यू दीजो, यो थोड़ा घट समझ में आयो, बल्कि समझ में ना आयो। लास्ट पैराग्राफ, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कंफर्म, ये वाला जी जी मैम, यो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज हुआ और उसके कंफर्म होने के अंदर, यानी हम अभी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी पढ़ रहे थे ना, ये उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। अगर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो है वो उसके अंदर बंदा
जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके अंदर मैरिज कंफर्म ना हुई हो। और मैरिज कंफर्म कब होगी? अगर कोई लेडी अपना डोअर अमाउंट जो है वो रिसीव कर लेती है और मेल जो है वो उसको डोअर अमाउंट पे कर देता है, तो फिर क्या हो जाएगा कि मैरिज कंफर्म हो जाएगी। अगर डोअर अमाउंट एक्सेप्ट करने के बाद कोई लेडी आती है कोर्ट में कि जनाब मैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को जो है वो इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो फिर उसको वो अलाउ नहीं करेगी कोर्ट, इसलिए कि उसके ऊपर फिर एस्टोपेल अप्लाई होगा। यानी वंस यू हैव एक्सेप्टेड द मैरिज, नाउ यू कुड नॉट गो बैक ऑन बैक फुट। अब एक दफा अगर मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया, डोअर अमाउंट रिसीव कर लिया, नाउ द मैरिज इज कंफर्म। अब क्या है कि अब वो खुला में जा सकती है। अब उसके पास ऑप्शन ये मैरिज कंफर्म ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी नहीं रहेगा फिर उसके पास। फिर उसको अपना डोअर अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा और फिर वो खुला के अंदर जा सकती है। ठीक है ना? जी मैम सही है, समझ में और आती। थैंक यू मैम। वेलकम। चलें ठीक है, अब आइंदा हम नेक्स्ट क्लास में काइंड्स ऑफ मैरिजेस की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी वसीम आपने अटेंडेंस